प्रिय विद्यार्थियों, इंटरव्यू की कक्षाओं के लगातार चलने के कारण कुछ दिनों तक आपसे चैनल पर नहीं मिल पा रहा था। अब फिर आपसे लगातार मिलने का प्रयास करूंगा। आज मैं आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर एक लेक्चर दे रहा हूं, जिसमें मैं बुक स्टडी समझाऊंगा। ये मेरी ही बुक है, पिकासो पब्लिकेशन की। इससे एक चैप्टर हम लेंगे, अधिगम, जो कि शिक्षा का बीएड, डीएलएड, टेट भर्ती परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा का बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और उसको पढ़ाया जाता है बड़े संक्षिप्त और बड़े अद्भुत तरीके से, यानी कुछ भी पढ़ा दिया जाता है, मुझको ऐसा लगता रहता है। और उसको जब हम गंभीरता से पढ़ना शुरू करते हैं तो वो इतना लेंदी हो जाता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें समझ में नहीं आता। तो बुक को पढ़ना भी एक कला होती है, कॉन्सेप्ट को समझते जाना होता है, फिर उसके बाद बुक समझ में आती है। तो मैं आज आपको इसी बुक से एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं? अधिगम। आप इस बुक को कैसे पढ़ें, इसे आप सीख सकते हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का ये एक यूनिट है। अब इसमें हम जब भी पढ़ना शुरू करेंगे, देखिए, तो बुक में शुरुआत में अधिगम का अर्थ बताएगा, फिर बहुत सी परिभाषाएं वगैरह देगा। तो मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, लगातार ये वीडियो चलता रहेगा। क्या तरीका बता रहा हूं? पहले आप अधिगम को समझें, फिर अधिगम से संबंधित प्रयोगों को आपको समझना है, उसके बाद ये चैप्टर समझ में आता है। तो देखिए, अधिगम क्या है? तो इंग्लिश में अधिगम को बोलते हैं लर्निंग। तो जैसे ही आप इस इंग्लिश शब्द से परिचित होंगे, आप अधिगम का भाव समझ जाएंगे। अधिगम शब्द यानी लर्निंग शब्द लर्नर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सीखना या अधिगम। अधिगम का तात्पर्य है व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा आया स्थायी परिवर्तन। ये भी आशय है कि आप में अधिगम आ गया, मतलब आपके व्यवहार में या तो अभ्यास से, या तो अनुभव से, या तो ट्रेनिंग से, प्रशिक्षण से स्थायी परिवर्तन आ गया। यानी जब आप स्कूल में थे तब आपका व्यवहार कैसा था, और आप स्कूल से निकले तब आपका व्यवहार कैसा है। या आपने बैंक के एक ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग लेते समय आप कैसे थे, ट्रेनिंग लेने के बाद आप कैसे हैं। तो हम सीधे सीधे अधिगम को पढ़ना मत समझें, साधारण अर्थों में सीखना, लेकिन बड़े अर्थों में क्या हो जाता है, व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन। और वो परिवर्तन किस से आएगा? या तो प्रैक्टिस, अभ्यास से, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, या तो अनुभव से, व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है, या तीसरे नंबर में किससे आएगा, प्रशिक्षण से आएगा। और सरल अर्थों में अधिगम का अर्थ है सीखना या ज्ञान अर्जित करना। और अधिगम एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और ये कैसे चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत। तो पहले आप अधिगम को समझिए, दोबारा समझा रहा हूं। अधिगम का अर्थ है सीखना, अधिगम का अर्थ है सीखना, ज्ञान अर्जित करना। कैसे चलने वाली प्रक्रिया है ये? जीवन पर्यंत। आदमी मरते तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है, हमेशा उसे सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसके बाद इसका व्यापक अर्थ है कि आपके व्यवहार में अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण से जो स्थायी परिवर्तन आएगा वो भी अधिगम है। तो मेरे ख्याल से आपने अधिगम को सीखा। अब इसके बाद अधिगम के कारक देने लगेगा, अधिगम के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों के कथन देने लगेगा। तो इसको आप तुरंत मत पढ़ें। अधिगम के प्रकार देगा, ये भी आपको हैवी लगने लगेगा। आप बुक से इन सब पेज को आगे बढ़ाते चलिए। अधिगम का पठार वगैरह का कॉन्सेप्ट देगा, सब पार्ट 2 में होगा। पहले, सबसे पहले क्या करना चाहिए, अधिगम ही हमको सिखाता है सरल से कठिन की ओर। तो चैप्टर का जो, और दूसरा कॉन्सेप्ट बोलेगा, ये चैप्टर का जो मूल है, यानी जहां से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, वो आपको पहले पकड़ना है। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो बाकी सब चीजें पकड़ में आ जाएंगी। तो आप पहले पेज से अधिगम चैप्टर को याद करना शुरू करेंगे, आपको दिक्कत होगी। मैं आपको पढ़ने का अपने अनुभव के आधार पे एक सिस्टम बता रहा हूं, जहां से ये चैप्टर सबसे सरल तरीके से आपके दिमाग में जाएगा। वो है अधिगम के सिद्धांत। इसको पहले आपको समझना है कि व्यक्ति सीखता कैसे है, थ्योरी ऑफ लर्निंग। व्यक्ति सीखता कैसे है, इस संदर्भ में वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए और सीखने के अलग अलग क्या दिए, सिद्धांत दिए। पहला व्यवहारवादी सिद्धांत है, जिसमें सबसे पहला, सबसे फेमस सिद्धांत है
प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। पहले इस शब्द को दिमाग में बैठा लिए। कौन सी थ्योरी है? अधिगम की ट्रायल एंड एरर मेथड। इसको बोलते हैं प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। और इससे जुड़े मनोवैज्ञानिक या विद्वान का नाम याद रखें, थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, अमेरिका के अग्रणी मनोवैज्ञानिक। तो पहले, सबसे पहले आपको दो चीजें कॉन्क्रीट दिमाग में बैठनी चाहिए। ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी व्यक्ति प्रयत्न करता है, प्रयत्न करने में उससे भूल होती है और अपनी उन्हीं भूलों के माध्यम से वो सीखता है। ये सिद्धांत कहलाया थॉर्नडाइक का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। फिर आप लगातार थॉर्नडाइक की किताब रटने लगेंगे और कुछ करने लगेंगे, दिक्कत होगी। अब इस सिद्धांत का आप प्रयोग पढ़ें। सबसे पहले ये देखिए क्या है प्रयोग। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया, किस पर प्रयोग किया? बिल्ली, चूहे, मछलियों और मुर्गियों पर अनेक प्रयोग किए, जिसमें थॉर्नडाइक का सबसे प्रसिद्ध प्रयोग बिल्ली को लेकर के था। क्या प्रयोग था? भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद किया गया, बाहर भोजन रखा गया। बिल्ली भोजन पाने के लिए पिंजरे पर पंजे मारती, इधर उधर देखती और विभिन्न निरर्थक क्रियाएं करती। प्रयासों के दौरान उसका पंजा लीवर पर पड़ता, जिससे दरवाजा खुल जाता और वह भोजन प्राप्त कर लेती। बार बार दोहराने पर बिल्ली को दरवाजा खोलने में कम समय लगने लगा और वह सीधा लीवर दबाकर दरवाजा खोलने लगी। मतलब बिल्ली ने दरवाजा खोलने के लिए ट्रायल किया कई बार। अपने ट्रायल से वो सीख गई कि बटन कहां पे है, लीवर कहां पे है। फिर जब उसको बार बार प्रयत्न करने दिया गया और उसको पिंजरे में भेज दिया गया, तो अब वो गलती नहीं करती थी, सीधे अपने पंजे से लीवर को, बटन को दबाती, दरवाजा खुल जाता, बाहर आ जाती, अंदर जाती, फिर लीवर को दबाती, दरवाजा खुल जाता, बाहर आ जाती। पहले उसको बहुत बार गलतियां करनी पड़ी, इधर पंजा मारी, उधर पंजा मारी। तो इससे क्या समझ में आया? उद्दीपक। अब देखो, आपको ये तो समझ में आ गया कि ट्रायल और एरर मेथड है। गलती करता है, भूल करता है, फिर सीखता है। ये तो पहला पॉइंट है, समझ में आ गया। अब इससे जुड़ी कुछ शब्दावलियां आती हैं। बार बार आप ऑब्जेक्टिव हल करोगे तो आपके दिमाग में भी बैठेगा। मेरे दिमाग में बैठ गया है क्योंकि मैं बार बार पढ़ाता हूं, मेरा एक काम है। इसमें आएगा उद्दीपक और अनुक्रिया, ये दोनों शब्द। यानी उद्दीपक और अनुक्रिया, ये दोनों शब्द भी किससे जुड़े हुए हैं? ट्रायल और एरर मेथड से। उद्दीपक क्या है? भोजन। और अनुक्रिया क्या है? लीवर दबाना। क्यों भाई? यदि बिल्ली को लीवर दबाने के बाद भोजन नहीं मिलता तो लीवर दबाने के लिए इतनी इच्छुक नहीं होती, पड़े रहती पिंजरे में। बिना लीवर दबाए आप उसको पिंजरे के अंदर क्या कर देते? भोजन डाल देते। जैसे चिड़ियाघर के बहुत से जीव जंतुओं के साथ होता है, वो पिंजरे से बाहर आने का प्रयास छोड़ देते हैं, पिंजरे को ही अपना जीवन मान लेते हैं, पिंजरे के अंदर उनको रेगुलर खाना मिलते रहता है। तो वैसी बिल्ली को आप खाना देते रहते पिंजरे के अंदर, तो कुछ भी वो एफर्ट करना बंद कर देती। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसा कहा जाता है। बिल्ली को आवश्यकता थी भोजन की, इसलिए वो बाहर आने के लिए छटपटा रही थी, फड़फड़ा रही थी। और जब तक आपके अंदर में प्यास नहीं जगेगी, आपकी परीक्षा नहीं निकलेगी, आपको ईश्वर नहीं मिलेगा। ये भी कहा जाता है, भगवान को पाने के लिए भी तड़पो। जैसे भोजन के लिए बिल्ली तड़पी, तो भोजन उसके लिए क्या था? उद्दीपक। और उसने जो लीवर दबाया वो क्या था? अनुक्रिया। तो अभी आप कितने शब्दों को जोड़ लिए थॉर्नडाइक के प्रयोग से? ट्रायल एंड एरर मेथड, उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत। ट्रायल एंड एरर मेथड, और किसको आपने जोड़ा? उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत। इसको अभ्यास का नियम भी कहते हैं, ये भी आप जोड़ सकते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी बिल्ली ने बार बार प्रैक्टिकल कर लिया तो उसको दरवाजा खोलना आ गया। तो ऐसी सारी बातें आपको पहले नंबर पे इससे जोड़ना है। फिर इससे जुड़ी और भी छोटी छोटी कितनों ही बातें दी गई हैं, जिसको आप बाद में एड ऑन कर सकते हैं। ये तब तक आपके काम नहीं आएगा जब तक आप पहला पॉइंट दिमाग में मजबूती से ना बैठा पाए। आप थॉर्नडाइक से जुड़ी सारी बातों को पढ़ने का प्रयास करते रहेंगे और यही भूल जाएंगे कि ट्रायल एंड एरर मेथड किसका है, तो गड़बड़ हो जाएगा। ट्रायल एंड एरर मेथड अधिगम का सिद्धांत है। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर मेन प्रयोग किया था। अब इसका आप चाहें
तो भाई ये बिल्ली बिल्ली पे जो प्रयोग कर रहे थे उसका बच्चों के अध्ययन में क्या महत्व है उसको समझें। छोटे और मंद बुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। छोटे बच्चों को इसीलिए बार बार प्रैक्टिस कराया जाता है किसी कार्य को करने को। मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा को लेकर लोग चिंतित रहते हैं, तो मंद बुद्धि बालकों को आप बार बार प्रैक्टिस कराएंगे तब सीखेंगे। अभ्यास द्वारा किसी भी कार्य को आसान, प्रभावी और स्थायी बनाया जा सकता है। यह सिद्धांत करके सीखने पर अधिक बल देता है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने को। अधिगम को क्रमिक रूप से सीखने पर जोर देता है। बालकों में परिश्रम और धैर्य के विकास में सहायक है। लेखन, संगीत, पठन, खेल आदि के विकास के लिए नियमित अभ्यास को आवश्यक मानता है और अधिगम से पूर्व मानसिक तैयारी यानी तत्परता के महत्व पर बल देता है। तो इसका शैक्षणिक महत्व आपको समझना है, यानी क्यों इस प्रैक्टिकल को हम आपको बता रहे हैं। भाई आप जब जानोगे कि बिल्ली बार बार अभ्यास करने से सीख जाती है और आप टीचर रहोगे क्लास के, तो आप अपने बच्चों को फिर बार बार अभ्यास कैसे नहीं करवाओगे। तो इसलिए आपको चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना है तो अधिगम की थ्योरी सीखना है। अब इसके बाद देखिए एक दूसरी थ्योरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये थॉर्नडाइक से पहले की चीज है कॉन्सेप्ट वाइज, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जिसको पावलोव ने दिया। तो पहले आप क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं इसको, और इसी को क्या कहा गया है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये दोनों शब्द को दिमाग में बैठाइए, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और इसमें क्या कहा जा रहा है, वहां पर उद्दीपक अनुक्रिया थी। कहां पर उद्दीपक और अनुक्रिया वाला बात आ रहा था, थॉर्नडाइक में। और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये किस में आ रहा है, पावलोव के में। अब इससे जुड़ी शब्दावली को पढ़ने से पहले जो बिगनर हैं उनको इस प्रयोग को जानना पड़ेगा। पावलोव ने देखा कि एक कुत्ते के सामने भोजन लाए जाने पर उसके मुंह में उसकी स्वाद से, मतलब उसके सुगंध से या उसको देखने से लार बनने लगता है। पावलोव ने उसके लार को नापने का एक प्रैक्टिकल व्यवस्था किया। उसके गले से लार ग्रंथि या लार का कनेक्शन जोड़ लिया, एक पात्र में रख करके लार को नापने लगा कि कितना लार बन रहा है या लार आ रहा है कि नहीं करके। उसने फिर क्या किया, भोजन देने से पहले कुत्ते के सामने घंटी बजाना शुरू किया। घंटी बजाता फिर भोजन देता, तो कुत्ते ने ऑटोमेटिक घंटी की आवाज को भोजन से जोड़ लिया। तो भोजन के देखने पर लार का बनना स्वाभाविक घटना है, और घंटी के बजने से लार का बनना ये थोड़ा सा अस्वाभाविक है। लेकिन दोनों चीजों को क्या कर रहा था, कुत्ता जोड़ रहा था। बाद में प्रैक्टिकल को और आगे बढ़ाया गया, कुत्ते के सामने बल्ब जलाया गया, फिर घंटी बजाई गई, फिर भोजन दिया गया। तो कुत्ता बल्ब को जलते देख करके ही लार बनाने लगता था। तो देखिए ये क्या कंडीशन। अब इससे शब्दावली क्या क्या बनेगी, नाम बैठा लिए, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। देने वाले वैज्ञानिक का नाम, मतलब मनोवैज्ञानिक का नाम पावलोव। इनकी पुस्तक थी कंडीशंस रिफ्लेक्सेस। देखिए अब इसमें क्या है भाई, कुत्ते के प्रयोग से शब्द को समझिए। पहला है प्राकृतिक उद्दीपक। क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लिखिए कॉपी में बकायदे, प्राकृतिक उद्दीपक, अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा तो ऑटोमेटिक होगा। गुपचुप देखेंगे आपके मुंह में पानी आएगा, मिठाई रबड़ी जलेबी देखेंगे आपके मुंह में पानी आएगा, तो भोजन देखेगा तो कुत्ते के मुंह में भी पानी आएगा। ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, होनी ही चाहिए, नहीं तो आपका मुंह खराब है, पेट खराब है। तो प्राकृतिक उद्दीपक है कुत्ते के लिए या हमारे लिए जन्मजात और स्वाभाविक उद्दीपक जैसे भोजन। हम तो जो जिसको पढ़ने की बहुत ज्यादा भूख रहती है, हम पुस्तक देखते हैं, पुस्तक देख के हमारा पढ़ने का मन होने लगता है, यदि वो मेरे लिए स्वाभाविक क्या है, उद्दीपक है। तो भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, UCS, अनकंडीशनल प्राकृतिक उद्दीपक। और उस भोजन को देखकर जो लार निकल रहा है वो क्या है, प्राकृतिक अनुक्रिया। दोनों सहज है, स्वाभाविक है। भोजन स्वाभाविक चीज है, हमारी आवश्यकता है, और उसके कारण लार का बनना भी क्या है, स्वाभाविक चीज है। भोजन देख करके लार नहीं बनेगा तो क्या देख के लार बनेगा। तो दोनों क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पांस, UCS UCR। कभी कभी ऐसा लिख के देगा UCS UCR, UCS UCR।
प्राकृतिक उद्दीपक, प्राकृतिक अनुक्रिया। अब आप प्राकृतिक उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक से जोड़ रहे हो, यानी कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजा के सुना रहे हो। क्या घंटी को खाएगा कुत्ता? लेकिन क्या हो गया भाई कि वो घंटी को भोजन से जोड़ लिया कि घंटी बज रही है यानी अगले 5 मिनट में भोजन मिलने वाला है। तो जो घंटी है वो अनुबंधित उद्दीपक है, कंडीशनल स्टिमुलस। क्या है घंटी? अनुबंधित उद्दीपक, कंडीशनल स्टिमुलस। और उस कंडीशनल स्टिमुलस से अब जो लार बन रही है वो स्वाभाविक लार नहीं है, घंटी से लार बनने लग गई। गजब, घंटी को तो खाना नहीं है तो कैसी लार है? अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल रिस्पांस, CRCS, UCR, UCS। ये सब किसके कॉन्सेप्ट का पार्ट है? पावलोव के। पावलोव का प्रयोग का नाम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। जब आप पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा। अनुबंधित अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग, ये सब सिद्धांत किससे जुड़े हैं? पावलोव से। अब जब ये सब बैठ गया, आप दोहरा रहे हो शास्त्रीय अनुबंधन, अनुबंधित अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया, इतना जब जान गए, फिर रिवाइज कभी करोगे तो पढ़ लेना पावलोव कहाँ के थे, पावलोव ने क्या पुस्तक लिखी। तो पावलोव जो थे रूसी मनोवैज्ञानिक थे, नोबेल पुरस्कार मिला, कंडीशनड रिफ्लेक्सेस उनकी पुस्तक थी। ऐसा एड ऑन करते जाना है बच्चों, इसको ध्यान से समझिए। जो भी पढ़ना चाहते हैं उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए। पढ़ने का भी एक तरीका होता है। बहुत ज्यादा परेशान है बच्चे, मुझसे लगातार बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। आपको बिल्कुल सीखना है। पहले क्रीम, मक्खन, मलाई जो होना है ये सब तैयार हो गया, एड ऑन करो, एड ऑन करो। आप पहले दिन से इसको पूरा लाइन टू लाइन रटना चाहोगे, अंतिम में कहीं नहीं रहोगे। अब पावलोव को आपने देख लिया, थॉर्नडाइक को आपने देख लिया, दोनों के संबंध का नाम आपने देख लिया। अब देखिए और किसके बारे में पढ़ना है, तो देखिए अगले व्यक्ति के नाम के पास हम जाते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, बड़ा प्यारा नाम है, नाम से लग रहा है कि कोई खतरनाक थ्योरी है बड़ी सिंपल। अब इसको तोड़ो। क्रिया, क्रिया यानी कोई भी एक्शन, प्रसूत यानी जन्म होना। तो क्रिया से जिस अनुबंधन का जन्म होगा उसको बोलेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अब सबको दोहराओ, ट्रायल एंड एरर, प्रयत्न और भूल, प्रयास और भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक। क्लासिकल कंडीशनिंग, पावलोव। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, स्किनर, स्किनर, स्किनर। नाम दोहराओ, बाकी सब बाद में पढ़ते रहना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ये थ्योरी किसकी है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? BF स्किनर। पूरा नाम याद न रहे, स्किनर। स्किनर कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, वो भी बाद में रख लेना। और देखो लाइन से हमारी बुक में दिया गया है, ये टेट में आया है, ये व्यापम में आया है, सब दिया गया है। अब इसके कितने सारे और नाम हैं, तो पहले एक नाम बैठे, फिर इसको एड ऑन करना है। पहले इमारत बनानी है, न्यू यानी इमारत की न्यू, फिर बिल्डिंग बढ़ाते जाना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन ये मेन नाम है। क्लास इसका नाम को देने, नाम को जोड़ते किससे हैं? स्किनर। और स्किनर के प्रयोग को समझिएगा, अगला बात जो रहता है, स्किनर ने क्या प्रयोग किया, किस पर प्रयोग किया। तो देखिए स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया, पावलोव ने कुत्ते पर, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, अब स्किनर कर दिया चूहे पर। स्किनर ने चूहे को एक बॉक्स में बंद किया जिसमें लीवर, घंटी और प्रकाश की व्यवस्था थी। भूखा चूहा उछल कूद करते हुए लीवर दबा देता है, घंटी बजती है, बल्ब जलता है, गेट खुलता है, भोजन मिलता है। भोजन पुनर्बलन का कार्य करता है और चूहा अगली बार सीधे लीवर दबाना सीख जाता है। तो यहां पर जो बिल्ली वाला प्रयोग था उसका एडवांस वर्जन ले रहा है। बिल्ली लीवर दबा रही थी, उसके लिए भोजन की व्यवस्था हो रही थी। यहाँ पर लीवर है, फिर घंटी है, फिर प्रकाश है, फिर भोजन है। और ऐसा ही प्रयोग स्किनर ने किस पर किया? कबूतर पर भी किया। अब इस चीज को फिर समझिएगा। और यहाँ पर पुनर्बलन शब्द आया, यद्यपि पुनर्बलन वाली थ्योरी आगे और किसी मनोवैज्ञानिक से जाकर जुड़ेगी। पुनर्बलन का मतलब समझिएगा, हम कोई कार्य करते हैं, उस कार्य के लिए हमको जो प्रेरणा मिलती है, उस कार्य को करने में आगे जो हमें प्रोत्साहन मिलता है, वो पुनर्बलन है। जैसे आप पढ़ रहे हो,
मैं आपकी तारीफ कर दिया, बहुत अच्छा पढ़ते हो, तुम और मन से पढ़ोगे, अभी इतना ही समझिए, ये पुनर्बलन है। चूहे पर प्रयोग किया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। किसने दिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत? स्किनर। और स्किनर के इस सिद्धांत में एक चीज और जुड़ी, ये पुनर्बलन की सिद्धांत। और पुनर्बलन के दो प्रकार दिया गया, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। ये भी रटिएगा, पूछता है पुनर्बलन, जिसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं? दो, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन क्या करता है? अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करता है। आपने पढ़ाई की, मैंने आपकी पीठ थपथपाई, सकारात्मक पुनर्बलन होगा। उद्देश्य अच्छा कार्य कराना। नकारात्मक पुनर्बलन, इसका उद्देश्य भी अच्छा कार्य कराना है। यहीं पर कंफ्यूजन में नहीं आना है आपको मैंने, मान लीजिए थोड़े बड़े बच्चे हैं, आपको मैंने कहीं सिगरेट पीते देख लिया, मैं आपको बुरी तरह डांटने लगा, अपने शरीर के साथ मजाक करते हो, आप मेरे बार बार डांटने से, धमकाने से, या छोटे बच्चे को किसी भी गलत काम से रोकने से उसने ऐसा करना छोड़ दिया, तो ये कहलाएगा नकारात्मक पुनर्बलन, क्योंकि तरीका है डांट और भय का, लेकिन उद्देश्य क्या है? सकारात्मक। कोई बच्चा टीवी देखता है, होमवर्क नहीं करता, उसकी मम्मी उसको बेहद डांटेगी, नकारात्मक पुनर्बलन, लेकिन उससे उद्देश्य क्या आएगा? सकारात्मक आएगा, वो पढ़ाई करने बैठ जाएगा। तो स्किनर से जोड़ करके अभी आपको फिलहाल प्रयोग चूहे पर, कबूतर पर, ये याद रखना है। प्रयोग का नाम दिमाग में बैठाना है। प्रयोग का नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। और स्किनर के प्रयोग से किस चीज को जोड़ना है? पुनर्बलन। और पुनर्बलन के दो प्रकार लेने हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब इसके बाद लास्ट अगला पॉइंट आज के लेक्चर का, पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क हल ने। यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन बोलने से आपको स्किनर याद रखना है, और पुनर्बलन सिद्धांत बोलने से आपको क्लार्क हल का नाम याद रखना है। क्लार्क हल ने क्या सिद्धांत दिया? पुनर्बलन सिद्धांत। और पुनर्बलन सिद्धांत के लिए क्लार्क हल का फार्मूला याद रखना है, B = D × H। B मीन्स बिहेवियर, D मीन्स चालक या आवश्यकता, और H मीन्स आदत, कि जो हमारा व्यवहार है वो हमारी आवश्यकता और आदत का परिणाम है। इसको मैं अपने तरीके से समझाता हूं। सुबह उठते ही आपको भूख लगती है, कुछ ना कुछ ऊर्जा की जरूरत होती है, ये है आवश्यकता। आप यदि नींबू, शहद पानी पीते हैं, छाछ पीते हैं, तो आपने उस आवश्यकता की पूर्ति कर ली। अब आजकल बड़ा शॉर्टकट तरीका अपनाया जाता है, सो के उठे, चाय पी लिए, बिस्किट खा लिए, तुरंत आपको शक्कर मिल गया, कार्बोहाइड्रेट मिल गया, आपको लगा कि मेरी एनर्जी की पूर्ति हो गई। और फिर आपकी आदत ही बन गई कि आप यदि सो उठ के चाय नहीं पी रहे हैं तो आपका दिन खराब हो गया। तो आपका जो व्यवहार है वो आवश्यकता और आदत का गुणनफल है तो आपको आवश्यकता, पर आप उस आवश्यकता की पूर्ति किस चीज से कर रहे हैं वो आपकी आदत में बदल गई। और आदमी समझता नहीं, उसको आदत ऊर्जा की है, उसकी पूर्ति और दूसरे तरीके से कर सकता है, सो उठ के चाय पी के ही करता है, और बोलता है मुझको चाय की आदत हो गई, चाय बिना दिमाग खराब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता पूरा दिन। नहीं भाई, तेरा दिमाग खराब हो रहा है, एनर्जी नहीं मिल रही इसलिए, पर उस एनर्जी को पाने का जो तूने साधन अपनाया वो तेरी आदत बन गई। ये है हल का फार्मूला, B = D × H। B बराबर व्यवहार, D बराबर चालक या आवश्यकता। अभी अधिगम शुरू हुआ है, इसमें एक से एक सिद्धांत आएंगे, एक से एक। अभी आप इसमें नाम ही सुनेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा। कोहलर आएगा गेस्टाल्टवादियों में, कोफका आएगा गेस्टाल्टवादियों में, है ना, कुर्ट लेविन आएंगे गेस्टाल्टवादियों में, और कौन आएंगे भाई? और फिर बहुत प्यारे नाम आएंगे जिनका नाम अपने आप में अल्बर्ट बंडूरा, बोबोडाल प्रयोग देगा। ये सब मैं शॉर्ट में आपको वैसे भी बता रहा हूं। अल्बर्ट बंडूरा के बाद हम पढ़ेंगे, देखिए इसमें और कुछ अच्छे अच्छे नाम है। टॉलमेन का नाम आएगा, टॉलमेन के बाद हम लोग एक और प्यारे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, एडविन गुथरी। ये सब को आपको मैं धीरे धीरे पढ़ाते जाऊंगा। तो ये जो क्लास स्टार्ट हुई है लगातार चलेगी, परीक्षा के आते तक आपको मैं ऐसे ही मार्गदर्शन देने का प्रयास करूंगा। डेविड आशुबेल का भी अधिगम सिद्धांत में आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद परिभाषा वगैरह याद कराने का, अधिगम की विशेषताएं याद कराने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।